ओके। तो आज हम चैप्टर करने जा रहे हैं कंपनी अकाउंट्स रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। सबसे पहले, जैसे कि मैं पिछले चैप्टर में भी आपको बता चुका हूँ, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स का मीनिंग क्या होता है। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर मींस रीपेमेंट रीपेमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर। डिवेंचर होल्डर को उनका पैसा वापस करना। In other words, redemption refer to discharge of liability on account of debentures by repaying the due amount of debenture। मतलब जो डिवेंचर होल्डर की अमाउंट ड्यू थी उनको वापस करना। उनकी कंपनी अपनी लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करती है जब, तो उसको बोलते हैं रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। सिंपल सी बात है कि डिवेंचर होल्डर का पैसा वापस कर। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, अब रिडम्पशन कहाँ कहाँ से किया जा सकता है। सोर्सेज, मतलब कंपनी के पास कहाँ से पैसा आएगा रिडम्पशन करने के लिए। क्योंकि जब कंपनी ने डिवेंचर का पैसा लिया होगा, वो तो यूज हो गया होगा। कहीं ना कहीं कंपनी ने फर्नीचर खरीद लिया होगा, कहीं बिल्डिंग खरीद ली होगी, स्टॉक खरीद लिया होगा, मशीनरी खरीद ली होगी। अब उसके लिए सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर द रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर्स का पैसा वापस करने के लिए क्या सोर्स होंगे, कहाँ से पैसा आएगा। तो या तो कंपनी क्या कर सकती है, अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर द रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर मे बी मैनेज्ड बाय द कंपनी फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्सेज। या तो रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर करेगी आउट ऑफ कैपिटल, के जो उसके पास कैपिटल पड़ी है उसी में से ही पैसा वापस कर दे। या कंपनी करेगी रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर आउट ऑफ प्रॉफिट, अगर कंपनी ने प्रॉफिट कमाए हुए हैं तो उस प्रॉफिट में से पैसा वापस कर दे। या कंपनी करेगी रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर आउट ऑफ कैपिटल एंड प्रॉफिट, के कुछ पैसा कैपिटल में से निकाल दें और कुछ पैसा प्रॉफिट में से निकाल दें, मिक्स दोनों का। तो हम सबसे पहले इसका थ्योरी का टॉपिक करेंगे, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर आउट ऑफ कैपिटल। When no profit are set aside for redemption of debenture, it is called redemption out of capital। कि जब कंपनी के पास साइड में प्रॉफिट अवेलेबल ना हो अलग से, तो कंपनी डिवेंचर की रिडेम्पशन करेगी, उसको बोलते हैं आउट ऑफ कैपिटल। यानी प्रॉफिट में तो पैसा था ही नहीं, कैपिटल से किए। इन सच केस नो प्रॉफिट ट्रांसफर टू डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। यानी इसने कहा इस केस में कोई भी प्रॉफिट डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। इसका मतलब जब कंपनी कैपिटल में से पेमेंट कर रही है डिवेंचर की, तो प्रॉफिट में से पैसा निकाल नहीं रही है, या प्रॉफिट में है नहीं, आउट ऑफ कैपिटल कर रही है, तो कोई भी डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से एक बात माइंड में आती है, क्लिक करती है, कि अगर कंपनी प्रॉफिट में से डिवेंचर इशू करेगी, रिडेम्पशन करेगी, तो इसका मतलब उसको क्या बनाना पड़ेगा, डीआरआर बनाना पड़ेगा, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, प्रॉफिट में से। अब यहाँ प्रॉफिट में से यूज नहीं कर रही, तो डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व रिक्वायर्ड नहीं है, हम आउट ऑफ कैपिटल कर रहे हैं। तो इन व्यू ऑफ सेक्शन 71(4) ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, the Security Exchange Board of India SEBI guidelines required creation of debenture redemption reserve are as follows। अब सेबी जो है वो कंपनी के सारी सिक्योरिटी की प्रोटेक्शन करता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो उसकी गाइडलाइंस हैं, और कुछ कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 74(4) की गाइडलाइंस हैं कि डिवेंचर अगर हमें रिडम्पशन करने हैं तो उसके लिए डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ आपको। अब कुछ कंपनियों को उससे छूट भी दे रखी है कि आपको डीआरआर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। कौन सी कंपनी है? लिस्टेड कंपनी आर नॉट रिक्वायर्ड टू क्रिएट एनी डीआरआर, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। यानी वो सारा का सारा आउट ऑफ कैपिटल कर सकती है। हैंस दे कैन रिडीम ऑल द डिवेंचर आउट ऑफ कैपिटल। यानी लिस्टेड कंपनी क्या है, जिन जो किसी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। अ लिस्टेड कंपनी इज द कंपनी हुज शेयर आर फ्रीली ट्रेडेड इन द स्टॉक एक्सचेंज। अब बात आ गई भाई अनलिस्टेड कंपनी की।
लिस्टेड कंपनी के लिए तो इसने कहा कि भाई आपको डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है, आप आउट ऑफ कैपिटल कर दो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनलिस्टेड कंपनी आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट डीआरआर इक्वल टू 10% ऑफ द नॉमिनल फेस वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिवेंचर्स। जितने उसके आउटस्टैंडिंग डिवेंचर्स है ना, उसका 10% हर साल डीआरआर बनाना पड़ेगा उसका, अगर वो रिडम्पशन कर रही है। इसका मतलब 10% तो डीआरआर बना लिया, तो 90% आउट ऑफ कैपिटल कर रही है। Hence they can redeem 90% of debentures out of capital। वो ओनली 90% ही कर सकते हैं, 10% तो उनको भी डीआरआर बनाना पड़ेगा। अब डिवेंचर रिडम्पशन, अब पहला है डिवेंचर, क्या क्या टॉपिक था, आउट ऑफ कैपिटल। आउट ऑफ कैपिटल के लिए भी इसने क्या कंडीशन रख दी कि लिस्टेड कंपनी को कोई जरूरत नहीं है डीआरआर बनाने के लिए। नॉन लिस्टेड कंपनी है, जो अनलिस्टेड कंपनी है, उसको 10% डीआरआर बनाना पड़ेगा। अब रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर आउट ऑफ प्रॉफिट, अगर कंपनी सारा का सारा प्रॉफिट में से ही रिडम्पशन कर रही है, तो इसका मतलब पूरा 100% जितना आपका डिवेंचर की फेस वैल्यू, सपोज करो 1 लाख के डिवेंचर रिडीम करी थी कंपनी, यहाँ तो सिर्फ 10,000 डीआरआर बनाना था ऊपर, तो 10%। लेकिन यहाँ कितना बनाना पड़ेगा, 1 लाख का 1 लाख, 100%। तो 100% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिवेंचर इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम डिविजिबल प्रॉफिट टू न्यूली ओपन अकाउंट डीआरआर, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट में डालना पड़ेगा। It is called debenture out of profit because the transfer of profit to DRR reduce the amount of profit available for dividend। सपोज करो कंपनी के पास 3 लाख रुपए प्रॉफिट थे, अब कंपनी ने 1 लाख रुपए इनकी पेमेंट के लिए डीआरआर में ट्रांसफर कर दिया। अब कंपनी के पास कितना प्रॉफिट रह गया डिविडेंड देने के लिए, प्रॉफिट देने के लिए शेयर होल्डर को, 2 लाख रह गए ना। तो इसने कहा कि डीआरआर में ट्रांसफर करने के बाद कंपनी का प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड वो रिड्यूस हो जाता है। समझ आ गई? इट मीन्स दैट प्रॉफिट सेट असाइड, 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हमने साइड में रख दिया डीआरआर बनाने के लिए, इट इज नॉट अवेलेबल फॉर डिविडेंड, ये डिविडेंड के लिए अवेलेबल नहीं है। अब हमें पहला पता लग गया, जब आउट ऑफ कैपिटल करती है, आउट ऑफ कैपिटल में भी अनलिस्टेड कंपनी को 10% बनाना पड़ेगा डिवेंचर रिडेम्पशन, वो कंपलसरी है उनके लिए, लिस्टेड को कोई जरूरत नहीं है। और आउट ऑफ प्रॉफिट में से सारा का सारा जितना फेस वैल्यू है डिवेंचर की, वो डीआरआर में डालना पड़ेगा प्रॉफिट में से निकाल के। और थर्ड केस क्या है, जब कंपनी आउट ऑफ कैपिटल और आउट ऑफ प्रॉफिट दोनों करती है, इट मीन्स डिवेंचर रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर पार्टली आउट ऑफ कैपिटल एंड पार्टली आउट ऑफ प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल, इफ एन अनलिस्टेड कंपनी क्रिएट डीआरआर इक्वल टू 10%, अगर कोई कंपनी अनलिस्टेड कंपनी है 10% डीआरआर में डाल रही है, देन 90% आउट ऑफ कैपिटल कर रही है वो, तो मिक्स ही तो हो गया। अब सभी गाइडलाइंस फॉर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, the creation of DRR is obligatory only for non-convertible debenture or non-convertible portion of partly paid debenture। एनी लिस्टेड अनलिस्टेड कंपनी को ये चीज याद रखनी है आपने, अनलिस्टेड कंपनी को डीआरआर 10% क्रिएट करना पड़ेगा ही पड़ेगा फेस वैल्यू। अब एग्जाम्पशंस, एग्जाम्पशंस देखो, फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ कंपनी आर एग्जाम्प्ट। अब कुछ और कंपनी, वो एक तो उन्हें ऊपर लिस्टेड कंपनी बताई थी कि जिनको डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है, ऊपर बताई थी ना, जो लिस्टेड कंपनी है उसको डीआरआर बनाना नहीं पड़ता। अब नीचे इसने क्या बताया, कुछ कंपनीज और भी हैं जिनको डीआरआर से एग्जाम्पशन मिली हुई है, वो उसमें पब्लिक कंपनी भी आ जाती है और प्राइवेट भी आ जाती है। कौन कौन सी? ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रेगुलेटेड बाय, जो आरबीआई से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रेगुलेटेड होते हैं, जिनके रूल रेगुलेशन आरबीआई बनाता है, उन कंपनियों को 10% डीआरआर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? बैंकिंग कंपनी, ये भी आरबीआई से कनेक्टेड है,
अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मीनिंग टू सेक्शन 72 ऑफ द कंपनी, यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये भी बैंक से रिलेटेड है। और वो लिस्टेड कंपनी जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी रजिस्टर्ड विद आरबीआई, यानी वो लिस्टेड लिस्टेड कंपनी भी कौन सी ली है, जो आरबीआई से रजिस्टर्ड है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, हाउसिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन रजिस्टर्ड विद नेशनल हाउसिंग बैंक, जो बैंक से रिलेटेड ही है ये सारे, फाइनेंस से रिलेटेड, याद रखने के लिए बता रहा हूँ आपको, अगर एमसीक्यू आ जाता है इसके ऊपर। और अदर लिस्टेड कंपनी, इनको डीआरआर बनाने के। और अनलिस्टेड अनलिस्टेड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो रजिस्टर्ड है, मेन तो आरबीआई है, आरबीआई से रजिस्टर्ड है जो, उनको डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है। और अनलिस्टेड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी रजिस्टर्ड विद नेशनल हाउसिंग बैंक, यानी नेशनल हाउसिंग बैंक आरबीआई से जो रजिस्टर्ड है, उनको अनलिस्टेड कंपनीज को भी एग्जेम्पशन मिली हुई है डीआरआर बनाने के लिए। उन्हें कोई जरूरत नहीं, उन्हें पंगे में पड़ने की जरूरत नहीं है। अब बात आती है कि डिवेंचर रिडम्पशन जरा बैलेंस शीट में कहाँ दिखाया जाएगा डीआरआर। सिंपल सी बात है, डिवेंचर रिडम्पशन जरा दूसरे रिजर्व की तरह ही होता है, शेयर होल्डर फंड्स में रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा। It's shown in the equity and liability part of the balance sheet under the shareholder funds and subhead reserve and surplus. और जब एक टाइम के बाद जैसे शेयर फॉरफीचर का पैसा कहाँ चला जाता है, कैपिटल रिजर्व में चला जाता है ना, ऐसे ही इन डीआरआर का पैसा किस में चला जाएगा, जनरल रिजर्व में चला जाता है। डीआरआर का पैसा जनरल रिजर्व में चला जाता है, मतलब जब डिवेंचर की अमाउंट रिडीम हो जाती है, उसके बाद डीआरआर का पैसा जनरल रिजर्व में चला जाता है। ये डीआरआर पता लग गया आपको। अब अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं कि डीआरआर जो है उन अनलिस्टेड कंपनियों के लिए है जो आरबीआई से कंसर्न्ड नहीं है, जो किसी नेशनल हाउसिंग बैंक से कंसर्न नहीं है, ठीक है, या कोई फाइनेंस का काम नहीं कर रही है, उनको डीआरआर बनाना पड़ेगा। बाकी सभी डीआरआर बनाएंगी, उनको बनाने की जरूरत नहीं है। देखो, दस ओनली अनलिस्टेड कंपनी अदर देन एनबी नेशनल बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन और हाउसिंग इनको छोड़ के रिक्वायर्ड टू क्रिएट डीआरआर 10%, क्योंकि ये तो बैंक से रिलेटेड आ गई ना दोनों वीडियो। आस्था, हाँ जी, ये अभी तक का कंसेप्ट था डीआरआर का 10% का। मैं शॉर्ट में बता दूं आपको, पहले आउट ऑफ कैपिटल था, आउट ऑफ कैपिटल में भी जो अनलिस्टेड कंपनीज थी उनको 10% बनाने की जरूरत नहीं थी, अनलिस्टेड को 10% बनाना पड़ेगा। उसके बाद अनलिस्टेड में भी उसने कुछ कैटेगरी आरबीआई वगैरह वाली बता दी कि उनको भी बनाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद 10% जो अगर हम सारा का सारा प्रॉफिट में से कर रहे हैं, वहां 100% प्रॉफिट में से डीआरआर बनेगा। अगर दोनों में से मिक्स कर रहे हैं तो फिर जितना हमने प्रॉफिट में से किया उतना डीआरआर बना लो, बाकी आउट ऑफ कैपिटल कर दो। लेकिन उसमें भी मिनिमम कंडीशन 10% की है, और वो भी अनलिस्टेड जो बैंक, ऐसी कंपनी जो बैंक से कंसर्न नहीं है, उनको बनाना पड़ेगा। क्लियर। अब बात ये आ गई, नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट की। गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने, या कंपनी एक्ट ना, सॉरी सेबी ने, या सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, या आरबीआई, उसने जो कंपनी एक्ट 2013 ने क्या कंडीशन रखी हुई है कि कंडीशन ऑफ इन्वेस्टिंग 15% ऑफ द नॉमिनल फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर मैच्योरिंग ड्यूरिंग द ईयर, कि जितने इस बार मैच्योर हो रहे ना उसका 15% इन्वेस्टमेंट 11 महीने पहले कर दो। As per rules 18(7)(b) of the company's share capital and debenture rule 2014 as amended prescribed that
ऑल लिस्टेड एज वेल, सभी को करना पड़ेगा, लिस्टेड है या अनलिस्टेड है। वो 10% की छूट थी, 15% में कोई छूट नहीं दी हुई इसने अभी। कोई लिस्टेड है या अनलिस्टेड है। कंपनी दैट आर टू बी रिडीम डिवेंचर्स एक्सेप्ट द एग्जेम्प्टेड कंपनीज। एग्जेम्प्टेड कंपनी आगे बताएंगे कौन सी किसने एग्जेम्प्ट की हुई इसमें। shall बिफोर द 30th डे ऑफ अप्रैल, 30 अप्रैल से पहले पहले डिपोजिट द इन्वेस्ट द स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, यानी 15% फेस वैल्यू का डिवेंचर के एक स्पेसिफाइड सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा उनको। 15% से कम नहीं हो सकता ये अमाउंट। अब एग्जाम्पल से समझ लो इसको, देखो। इफ फॉर एग्जाम्पल आस्था, फॉर एग्जाम्पल इफ द कंपनी इज टू रिडीम 20 लाख, 20 लाख रुपए के डिवेंचर कंपनी रिडीम करना चाहती है ऑन 31 अक्टूबर 2018 को। इट मस्ट इन्वेस्ट ऑन और बिफोर, उसको या तो 30 अप्रैल को या उससे पहले इसका 15%, 20 लाख का कितना बैठेगा, 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा स्पेसिफाइड सिक्योरिटी में। द अमाउंट सो डिपॉजिटेड और इन्वेस्टेड कैन बी यूटिलाइज ओनली फॉर द पर्पज ऑफ द रीपेमेंट, और जब इनकी पेमेंट करेंगे उस टाइम उसको यूज कर सकते हैं। यानी कंपनी जो है डिवेंचर होल्डर का पैसा सेफ चाहती है। वो ये चाहती है कि भाई उसके इन्वेस्ट कर, उसके उसके पेमेंट करने से पहले ही उनके पास अरेंजमेंट का कुछ ना कुछ पैसा पड़ा हो। पहले डीआरआर की कंडीशन रख रहे थे, अब डीआरआर के साथ साथ 15% ने कहा इन्वेस्ट भी करके रखो। जब हम वो डिवेंचर की पेमेंट करेंगे तो इन्वेस्टमेंट को सेल करके कर दो। अब 15% की भी एग्जाम्पशन कुछ कंपनियों को दे दी। कैसे? वही ऑल इंडिया, वही आ जाएंगे, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रेगुलेटेड बाय आरबीआई, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, अनलिस्टेड नॉन बैंकिंग फाइनेंस जो आरबीआई से कंसर्न है। समझ आ गई? वो पिछली बात आ रही है सारी। उसके नेशनल हाउसेज बैंक जो अनलिस्टेड हाउसिंग फाइनेंशियल कंपनी है, वो अगर नेशनल हाउसेज बैंक से कंसर्न है, रजिस्टर्ड है। दस द फॉलोइंग कंपनी आदि, मतलब इन्हीं कंपनियों को 15% बनाना है। कौन कौन सी को? एक तो लिस्टेड कंपनी इंक्लूडिंग एनएफबीएसई रजिस्टर्ड, और अनलिस्टेड कंपनी अदर देन एनबी, इनको छोड़ के बाकी सबको बनाना है। और इसमें इनको बनाना है लिस्टेड कंपनियों में, चाहे वो नेशनल हाउसिंग बैंक से रजिस्टर्ड भी है, क्योंकि इसने इनका नाम नहीं लिखा है इसमें। इनको डीआरआर की एग्जाम्पशन है और इसके 15% की एग्जाम्पशन नहीं है। ये समझ आ गया भाई? इसको पढ़ना भी पड़ेगा आपको सारे को, चाहे वीडियो सुन लेना एक दो बार और। उसके बाद है मेथड ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। मेथड्स क्या है? लमसम। अब जब डिवेंचर की पेमेंट करनी है, सपोज करो आप मेरे डिवेंचर होल्डर हैं, या तो मैं इकट्ठी अमाउंट दे दूंगा आपको 10 लाख की, 10 लाख के डिवेंचर थे, लमसम अमाउंट कर दूंगा, या रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर इन इंस्टॉलमेंट, जैसे वो कल किया था, 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए साल की पेमेंट होगी ड्रॉइंग स्लॉट में। या मैं ऐसा करूंगा, परचेज ऑफ ओन डिवेंचर फ्रॉम ओपन मार्केट। कंपनी पता है क्या करती है? अपने डिवेंचर को मार्केट से खरीद के भी कैंसिल कर सकती है। सपोज करो आपके डिवेंचर की पेमेंट मुझे 31 मार्च 2023 को करनी थी, 2023 को पेमेंट करनी थी आपकी 31 मार्च को, जो आपके डिवेंचर लिए हुए थे। और 31 दिसंबर 2022 को कंपनी कुछ लॉस में आ गई, या कोई प्रॉब्लम आ गई, या कोई पेंडेमिक हो गया, कंपनी के डिवेंचर की मार्केट वैल्यू डाउन हो गई। कंपनी के डिवेंचर्स की मार्केट वैल्यू डाउन हो गई। खुशी, कंपनी के डिवेंचर्स की मार्केट वैल्यू डाउन हो गई, तो कंपनी ने क्या किया, उनको मार्केट से खरीद के कैंसिल कर दिया 2 महीने पहले ही।
कि अगर आपने 1000 डिवेंचर लिए हुए थे, खुशी 100 रुपए का एक था, तो कंपनी आपको 1 लाख रुपए पेमेंट करती 31 मार्च 2023 को, 31 मार्च 2023 को। ठीक है। मार्केट में आपका डिवेंचर कंपनी को 90 रुपीज का मिल गया, क्योंकि कंपनी वो रेट डाउन हो गए थे, तो कंपनी ने क्या किया, वो 90 रुपये, उसे पता कि अगर 31 मार्च को अभी खुशी को जरूरत है, वो बेच रही है, तो अगर 31 मार्च को आएगी तो 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे मुझे। अभी मेरा 90 में काम चल जाएगा। यानी अपने ही डिवेंचर मार्केट से परचेज कर लेना। समझ आ गई? ये भी एक पे रिडेम्पशन करने का तरीका है एक। समझ गए? उसके बाद कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर इनटू शेयर ऑफ डिवेंचर, कि या मैं खुशी को ये बोल दूं कि आपके डिवेंचर को शेयर में कन्वर्ट कर रहा हूं, या आपके डिवेंचर को न्यू डिवेंचर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। पहले आपको 10% रेट मिलता था, अब 11% मिलेगा। तो ये भी हमारे 4 मेथड हैं इसके: लमसम, रिडम्पशन बाय इंस्टॉलमेंट, परचेज ऑफ ओन मार्केट ओन डिवेंचर, और कन्वर्जन। तो डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व के लिए जब हम रिडम्पशन रिजर्व बनाते हैं, तो उसकी तरीका क्या होता है डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाने का? प्रॉफिट से पैसा लेंगे सबसे पहले, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड से पैसा ले सकते हैं, जनरल रिजर्व से, ये सारे फंड ही होते हैं, और उसको डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व में डाल देंगे। डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, और जनरल रिजर्व टू डीआरआर। उसके बाद 30 अप्रैल को हमने 15% इन्वेस्टमेंट भी करनी, उसकी भी एंट्री होगी। कैसे? इन्वेस्टमेंट जब हम इन्वेस्ट करेंगे, तो सपोज कर हमने 15,000 की 20,000 की इन्वेस्टमेंट खरीदी, तो जनरल एंट्री क्या करते थे? इन्वेस्टमेंट टू बैंक, यही करते थे ना +1 में, कि परचेज इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट टू बैंक। अब यहाँ क्या कर दिया इन्हें? डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट रख दिया इसका नाम। कोई बड़ी बात थोड़ी है, टू बैंक तो वहां भी हो रहा था। तो इसे घबराना नहीं है। वहां रिजर्व बनाते थे, क्या करते थे? प्रॉफिट एंड लॉस टू जनरल रिजर्व, यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस टू डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन टू जनरल जनरल रिजर्व टू डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। ऐसे बना रखा है रिजर्व। बात वही है, सारी एंट्रीज वही है, थोड़ी से नाम बड़े हो गए, कॉम्प्लिकेटेड हो गए, काम वही है। इन्वेस्ट कर दिया, 2 एंट्री है, तो ये कंपलसरी थी, रिजर्व बनाना और इन्वेस्ट करना 30 अप्रैल से पहले। उसके बाद कंपनी ने क्या किया? रिडम्पशन किया। रिडम्पशन करने के लिए सबसे पहले क्या बेचेगी? इन्वेस्टमेंट बेचेगी ना, जो की थी 11 महीने पहले। तो जब इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट सेल करते हैं, तो जनरल एंट्री क्या करते हैं? बैंक टू इन्वेस्टमेंट 11th में। यहाँ क्या करेंगे? बैंक टू डिवेंचर, जो जो नाम से खोली थी इन्वेस्टमेंट, वही वापस करनी है। बैंक टू डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब हमारे पास अरेंजमेंट पूरा हो गया। फिर डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर टू बैंक, पेमेंट कर देंगे डिवेंचर्स की। और फिर डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व टू जनरल रिजर्व, क्योंकि रिजर्व का पैसा जनरल रिजर्व में डालना है ना, डीआरआर का पैसा। बिल्कुल सिंपल सी एंट्रीज हैं, याद रखनी पड़ेंगी आपको। सबसे पहले तो डीआरआर क्रिएट किया जाएगा, उसके बाद इन्वेस्टमेंट क्रिएट की जाएगी बैंक से पेमेंट करके। उसके बाद जब रिडम्पशन का टाइम आएगा, एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, इन्वेस्टमेंट को सेल किया जाएगा इन कैश ऑफ इन्वेस्टमेंट, बैंक टू इन्वेस्टमेंट, वेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। और फिर रिडम्पशन के टाइम डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर टू बैंक। ये तो एंट्री तुमने पिछले चैप्टर में भी की। और बाद में सारा पैसा जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, डीआरआर का, जैसे कैपिटल रिजर्व में कर दिया जाता है फॉर फ्यूचर का पैसा। आज हम यहीं तक करेंगे। आपने क्या करना है? इसको अच्छे से रीड करना है। ठीक है, यहाँ तक। कल मैं यहाँ, आप चाहे वीडियो सुन लेना 2-4 बार, मैं यहाँ तक सुनूंगा कल, फिर आगे कराऊंगा, अदरवाइज आएगा नहीं आपको। चल, ठीक है बेटा। थैंक यू।